हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए बात करते हैं राजव्यवस्था के आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पर। आज राजव्यवस्था में हम लोग एक टॉपिक को डिस्कशन में लाएंगे और उस टॉपिक पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी एवं राज्य सेवा परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस राज्य व्यवस्था का। अपने संविधान अगर हम पढ़ते हैं तो संविधान को हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं अपने प्रस्तावना से। आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, बताइए कि प्रस्तावना क्या होती है। इस बात का अंदाजा खैर आपको नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी आपने कोई बुक पढ़ी होगी, किसी राइटर की, किसी लेखक की कोई बुक पढ़ी होगी, तो उस बुक को देखा होगा कि बुक से पहले, उसके किसी भी स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले या बुक की जो मेन कंटेंट है, मुख्य बिंदु हैं उसके, उस तथ्यों के स्टार्ट होने से पहले, उनके शुरू होने से पहले एक आमुख लिखा होता है। आमुख वास्तव में वो चीज होती है जिससे ये पता चलता है कि ये संपूर्ण पुस्तक किस विषय पर बात करने वाली है, इसका कथानक कैसा है, इसमें अगर कोई स्टोरी या कथा लिखी गई है, कोई कहानी लिखी गई है, तो आखिर उसका पर्पस क्या है, उसका संपूर्ण निचोड़ जिसे हम कहते हैं, वो निचोड़ एक तरीके से उस पुस्तक के आमुख में लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है वो भी एक प्रियम्बल या प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। प्रियम्बल या प्रस्तावना वो चीज है जिसमें संपूर्ण संविधान का एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है और ये बताया गया है कि आखिर हमारा जो ये संपूर्ण संविधान है ये किन चीजों पर आधारित है, किन मूल्यों पर आधारित है। इस संपूर्ण संविधान का जो लिखने का उद्देश्य है वो क्या है। तो यदि मैं कहूं कि ये जो संविधान हमारा कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, ये किस प्रकार के राज्य का निर्माण करता है, ये नागरिकों को क्या प्रदान करता है, इन सभी चीजों को अगर एक निचोड़ के रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में देखना है तो हम लोगों को पढ़नी चाहिए अपने इस संविधान की प्रस्तावना। ठीक है बात। अब जरा देखिए कि इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है, आखिर कौन सा इसका जो इसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया, चीजों का इस्तेमाल किया गया, आखिर ये है क्या। राइट। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की तो पहले आप प्रस्तावना को समझिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रस्तावना का इतिहास क्या है, इस प्रस्तावना का स्रोत क्या है, इस प्रस्तावना में मुख्य रूप से किन चीजों के बारे में बात की गई है, इसके मुख्य बिंदु क्या है। इन चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पुस्तक का आमुख होता है। उस पुस्तक में के आमुख में ही वर्णित होता है कि आखिर ये संपूर्ण पुस्तक किस कथानक पर, किन चीजों पर बात करने वाली है, किस प्रकार की कहानियां इसमें शामिल की गई हैं। यदि ये कोई नाटक है, लेख है, कुछ भी है, किसी चीज का संकलन है, तो आखिर इसको करने का, इस संकलन का उद्देश्य क्या है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना हमें यह बताती है कि इस संपूर्ण संविधान को लिखे जाने, बनाए जाने का उद्देश्य क्या है, नागरिकों और राष्ट्र राज्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है, नागरिकों के अधिकार क्या है और राज्य के कर्तव्य क्या है। जब हम किसी संविधान को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं संविधान क्या है। संविधान एक तरीके से परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है कि आखिर उस राष्ट्र, राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। और वो जो संबंध
जितना नागरिक आधारित होगा, नागरिक उतने ही खुशहाल होंगे, नागरिक उतने ही सशक्त होंगे, नागरिकों के पास उतने ही अधिकार होंगे। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना ही ये बता देती है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये संविधान नागरिकों को सशक्त करने का है, नागरिक केंद्रित है। ये नागरिकों को अधिकार देने वाला संविधान है। और प्रस्तावना का जो रूप है वो देखिए कि वो कहता है कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक 5 वर्ड यहां पर दिए गए हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अभी इन एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और ये देखेंगे कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों को कैसे देखा जाना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द हमारे संविधान में दिए गए हैं और बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। यानी कि किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं? इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ भारत एक हम बनाना चाहते हैं। ये 5 चीज़ें के आधार पर, इन 5 लक्ष्यों के आधार पर ये हमारे राष्ट्र राज्य जो हमारा है, ये नेशन स्टेट है हमारा, इस राष्ट्र राज्य की ये 5 विशेषताएं होंगी, ये इसके अनिवार्य गुण होंगे। क्या अनिवार्य गुण होंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। ठीक। अब ये तो बात की हमारी प्रस्तावना ने कि किस प्रकार का देश ये बनाया जाएगा, किस प्रकार भारत का जो स्वरूप है, शासन शक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी देश का संविधान ये बताता है कि इस राष्ट्र राज्य और इसके नागरिकों के बीच का संबंध कैसा है और नागरिकों को सशक्त करता है, नागरिकों को अधिकार देता है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना भी ये बताती है कि हमारा संविधान हम लोगों को, हम नागरिकों को, हम भारत के लोगों को कुछ चीज़ें उपलब्ध कराएगा, गारंटी के रूप में उपलब्ध कराएगा। और वो क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी? हम लोगों को उपलब्ध होंगी न्याय। कैसा न्याय? किस प्रकार का न्याय? 3 तरीके का न्याय हमारे प्रस्तावना में बताया गया है और वो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की बात की गई है। यानी कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, चाहे उसका आर्थिक जीवन हो, चाहे उसका राजनीतिक जीवन हो, अधिकारों को आपको विधि बनाकर दिए जाने की बात की गई हो, या फिर समाज में आपके स्थान की बात की गई हो, या फिर आपको दिए जाने वाली आर्थिक जो आर्थिक अवसर हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो रोजगार पाने के आपके अधिकार हैं, जो रोजगार पाने के लिए आपके पास जो बहुत सारे अवसर हैं, इन सभी को न्यायिक तरीके से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ऐसा न्याय मिलेगा कि ऐसा न्याय की संकल्पना हमारे संविधान ने की है, इस तरीके के से हम लोगों को न्याय उपलब्ध कराया है कि ये मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के सभी पक्षों को, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं हो, सभी को समानता आधारित चीज़ें उपलब्ध होंगी।
न्याय मिलेगा। न्याय के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना बात करती है स्वतंत्रता की। किस प्रकार की स्वतंत्रता? तो जी हमारे संविधान की प्रस्तावना बात करती है हमारे लिए 5 प्रकार की संभव। क्या है? हम लोगों को देती है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना। ये 5 प्रकार का जो स्वतंत्रता है हमारे पास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों को दिए जाने की बात होती है। ठीक, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों को दिए जाने की बात होती है। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अर्थ क्या है जरा देखिए। विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता क्या है? जनरल अगर आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करें तो हम लोग अगर किसी से पूछें कि आपके पास विचारों की स्वतंत्रता है, इसका क्या मतलब है, तो इंसान यही उत्तर हम लोगों को देता है कि हमारे पास ये जो विचारों की स्वतंत्रता है, इसका मतलब हम किसी भी विचार को सोच सकते हैं, देख सकते। अरे सोच तो आप ऐसे ही सकते हैं, सोच तो आप ऐसे ही सकते हो बंधु। सोचने के लिए किसी के ऊपर कोई लगाम थोड़ी लगी है, कोई रोक थोड़ी लगी है, कोई टेस्ट, कोई मशीन थोड़ी लगी है कि आपको कुछ चीजें सोचने से मना कर दिया। नहीं, आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में को आप अपना सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं समाजवादी हूं, तो चलो जी आप समाजवादी हैं। कोई कहे कि मैं पूंजीपति पूंजीपतियों का सहयोग देखता हूं, तो वो आप पूंजीपतियों के सहयोग में बने रहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी विचारधाराएं हैं, इनमें से किसी भी विचारधारा को आप अपना सकते हैं, उसको आप उसमें अपना विश्वास रख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप, उनके अनुसार आप अपने जीवन को, कार्यशैली को, जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार दूसरी बात है कि जब किसी लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र जो होता है वो तभी होता है जब वहां लोगों को अपने विचारों की स्वतंत्रता मिलती है। यानी अगर मैं कहूं कि किसी समय राज्य या केंद्र में कोई सरकार होने पर कुछ लोग उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उस सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को पर क्या करे, उत्पीड़न कर दे, या उनको मनाही कर दे, या उनको जेल में डाल दे, या उनको पिटवा दे, या झूठे मुकदमे में फंसा दे। ऐसा हमारी सरकार नहीं करेगी। आपके पास विचारों की स्वतंत्रता है, आप अपने हिसाब से चीजों को व्याख्यायित कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इन घटनाक्रमों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जो आपके विचार हैं वो आपके विचार बाहर आने चाहिए। और वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने इन विचारों की स्वतंत्रता को और प्रमुखता दी है, और ज़्यादा इसको मजबूती प्रदान की है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो ट्विटर हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो जाए, चाहे वो और भी कोई बहुत प्लेटफॉर्म होंगे, और ये सारे प्लेटफॉर्म आजकल विचारों के समामेलन पर ही काम कर रहे हैं, लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। मैं अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं, और सरकार इस बात के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकती। मैं अगर मेरे विचार सरकार विरोधी हों, तो सरकार मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि मैं अपने विचारों को प्रकट ना करूं। अब जब आपके पास कोई विचार है, तो वो विचार प्रकट कैसे होगा, उस विचार को आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी फेसबुक या ट्विटर या इस तरीके के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कोई आम जन जाकर अपने विचारों को प्रकट करता है। लेकिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करता हो, वो अपने विचार किस तरीके से प्रकट करेगा?
वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं या अपने क्लोज्ड ग्रुप जो होता है लोगों का, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जाकर वो अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन इससे उनकी बातों की जो प्रभावशीलता है वो प्रभावशीलता नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्थान, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा माध्यम चुनना चाहते हो जिससे उनकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हो सकता है कि वो केवल लिखने से नहीं किसी अन्य रूप में अपनी विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आप आजकल देख रहे हैं कि रामलीला का दौर चल रहा है, रामलीलाएं चारों तरफ हो रही होंगी, लाउड स्पीकर शोर आ रहा है। आखिर वो क्या है? वो जो लोग अभिनय कर रहे हैं वो क्या है? वो दे तो रहे हैं आपको एक संदेश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो एक कथानक के माध्यम से, एक अभिनय के माध्यम से वो आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। वो डायरेक्टली आपसे नहीं कह रहे हैं, वो आपसे सीधे आके नहीं कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन वो उस पूरे कथानक के माध्यम से, उस पूरी स्टोरी के माध्यम से वो आपको यही बताना चाहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। उसमें बहुत सारे प्रकार के भाव भंगिमाएं भी शामिल हैं। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और मैं इस तरीके से, ये जो जेस्चर या हाव भाव या शैली है मेरी, इस तरीके की चीज़ें भी क्या करती हैं, ये हमारे हाव भाव से इंगित करती हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। और यही हमारे विचारों के वाहक होते हैं। तो विचार तो आप रख सकते हैं, लेकिन इन विचारों का वाहक होना, किस चीज से, किस किस माध्यम से आप अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, आपके पास इस बात की भी स्वतंत्रता है। और हमारा संविधान हमें इन चीज़ों की भी स्वतंत्रता देता है कि ना केवल आप अपने विचार, अपने मन में विश्लेषण अपने अनुसार रख सकते हैं, बल्कि इन विचारों को आप प्रकट भी कर सकते हैं। और प्रकट करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप टीवी स्क्रीन पर आके बोलें, आप ट्विटर फेसबुक पर आके लिखें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप नृत्य कर सकते हो, चाहे आप अभिनय कर सकते हो, चाहे आप इन अखबारों में कोई लेख प्रकाशित करना चाहते हो, चाहे आप प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हो। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो ना केवल विचार का होना, विचार के होने से कुछ नहीं होगा, विचारों की अभिव्यक्ति जब तक नहीं होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक आपके विचार एक कन्फाइंड वे में रह जाएंगे, यानी कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र में रह जाएंगे, प्रोहिबिटेड एरिया में रह जाएंगे, और वो वहीं जाके उनका वो विचार मरणशील हो जाएंगे। लेकिन अगर विचारों को दूर तक जाना है, पहुंचना है, तो आपको उनको एक ऐसे माध्यम से प्रेषित करना होगा जो कि लोगों तक पहुंच सके, और इसके लिए आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमारा संविधान प्रदान करता है। तीसरी जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिलती है दोस्तों, वो मिलती है विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास मतलब कैसा? यहाँ तीन शब्द हैं और तीनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक है विश्वास, एक है आस्था, एक है उपासना। विश्वास है आप विचारों के किसी भी समुच्चय में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। आप भगवान में विश्वास करते हैं, किसी भी भगवान में विश्वास कर सकते हैं। आप भगवान को छोड़ के आप विज्ञान में केवल विश्वास रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको भगवान और विज्ञान दोनों में भरोसा नहीं है, किसी तीसरी नई चीज में, नए विचारों के समुच्चय में आपका कोई विश्वास है, तो आप उस पर भी विश्वास रख सकते हैं। आपको केवल विज्ञान पर है तो आप केवल विज्ञान पर भी कर सकते हैं। ये आपका विश्वास है, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आपको किस चीज में विश्वास है। आपको जो जो चीज भी आपकी जीवन शैली के अनुसार आपको लगता है कि आपके जीवन शैली का एक जो उत्प्रेरक तत्व है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई किसी भी तरीके का विचार हो सकता है, वो वर्तमान में प्रचलित विचारों में से कोई हो सकता है या कोई नवीन विचार हो सकता है। जब तक लोगों के पास विचारों की स्वतंत्रता नहीं होगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा सृजनात्मक शक्ति उनकी नहीं बढ़ेगी। तो लोगों की सृजनात्मक शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति अगर हम लोगों को डेवलप करनी है, हम लोगों को बढ़ानी है, तो हमें उनको ये स्वतंत्रता देनी होगी कि आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। ठीक।
इसी विश्वास से मिलता जुलता शब्द है आस्था। आस्था वास्तव में ज्यादातर धर्म से रिलेटेड होता है। मेरी आस्था, मैंने अपना इष्ट किसी को मान लिया है, मेरी आस्था किसी चीज में है, मेरी आस्था किसी भगवान में है, किसी भगवान के किसी रूप में है, मूर्ति में है, बिना आकार है, साकार है, निराकार है, जिस भी तरीके की है, मेरी एक उसमें आस्था है। और उस जब मेरी आस्था किसी में होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको देवतुल्य मानकर उनकी पूजा अर्चना या प्रार्थना शुरू कर देते हैं। अलग अलग धर्म अलग अलग तरीके की उपासना तरीके से उपासना करते हैं। आवश्यक नहीं है कि सभी धर्मों के अनुयायी एक ही तरीके से अपनी उपासना को करते हों। तो अगर हम लोगों को धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो ये निश्चित है कि हमें उनको उपासना की स्वतंत्रता भी देनी पड़ेगी। ये सभी चीजें आधुनिक मूल्य हैं। हम लोग आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व में हैं, आधुनिक मूल्य हैं। और इन आधुनिक, ये जो स्वतंत्रता है ये आधुनिक है, आधुनिक विचार है। और अगर हम इस आधुनिक विचारों को अपने संविधान में जगह ना दें तो निश्चित रूप से हमारा जो संविधान है वो हम लोगों को पीछे की ओर ले जाएगा, पश्चिगामी हो जाएगा। हमें चाहिए एक ऐसा संविधान जो अग्रगामी हो, आने वाले समय के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करता हो, हम लोगों को तैयार करता हो। लेकिन अगर हम पश्चिगामी चीजों को देखेंगे, इस प्रकार के विचारों को अगर हम धारण करें जो हमें हमारे इतिहास की ओर वापस हमेशा लौट कर खींच कर लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। और आधुनिक मूल्यों के अनुसार ये जो स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता अपने आप में एक आधुनिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भी आधुनिक मूल्य है। और ये सभी स्वतंत्रताएं, ये पांचों प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। जब हम लोग अपने मूल अधिकारों के खंड को पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये सभी चीजें क्या हैं, ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध है। और जो चीजें व्यक्तिगत उस स्तर पर उपलब्ध हैं वही हमारे मूल अधिकारों में है। बाकी जो चीजें हमारी सामूहिक रूप से हम लोगों को, सामाजिक या सामूहिक रूप से हम लोगों को उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें हमारे भाग 4 में लिखी गई हैं, जहां पर राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है और देता है इक्वलिटी, यानी कि समानता। समानता भी अपने आप में नहीं, समानता भी एक आधुनिक मूल्य है। यदि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेद होता है, किसी भी आधार पर भेद होता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो उनकी उत्पत्ति हो, चाहे वो उनका जाति हो, चाहे वो उनका किसी और भी आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर, किसी भी प्रकार की लैंगिक समानता जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इस तरीके की समानता किसी आधुनिक राष्ट्र में उसके नागरिकों को या उसमें रहने वाले लोगों को ना मिले, तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में आपका जो व्यक्तित्व, जो प्रकृति ने आपको व्यक्तित्व को उभारने की, बड़ा होने के लिए बाद जिस तरीके से अपने विचारों को धारण करने की स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। ये वो चीजें हैं, ये न्याय, ये स्वतंत्रता, ये समानता, ये वो चीजें हैं जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो संतुलित तरीके से भी नहीं हो सकता और उचित तरीके से भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो जाएंगे जो वास्तव में हमारे इस, हो सकता है आत्मविश्वास को ठीक ना करते हों, या हमारी क्षमताओं का सही से इस्तेमाल ना कर पाते हों,
या हम अपनी क्षमताओं को पहचान ना पाते हो, यदि आपके पास समानता नहीं है तो इसका मतलब है कि भेदभाव है। जहां समानता नहीं होगी वहां पर भेदभाव होगा, और अगर भेदभाव होगा तो निश्चित है कि आप अपने व्यक्तित्व को उभारने में सफल नहीं हो पाएंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उभारने में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा संविधान हम लोगों को स्वतंत्रता देता है, न्याय देता है और समानता देता है, और समानता का एक बहुत बड़ा आधार देता है। समानता का एक बहुत बड़ा आधार देता है, और हमें देता है इसके अलावा अवसर की समानता, अवसरों की। अवसरों की समानता, यानी कि जब भी कोई अवसर होगा तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ना। तो उसके आधार हम लोग जब अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, या इस तरीके के और भी आर्टिकल 16 में 2 और भी आधार दिए गए हैं। इन आधारों पर भेदभाव करने से किसी व्यक्ति को लिए राज्य को रोका गया है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब ये तो राष्ट्र की एकता एवं बंधुता, राष्ट्र की एकता एवं बंधुता को बढ़ाने वाली भ्रातृत्व, यानी कि फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, एक दूसरे के साथ भाईचारा, भाईचारा को भी बढ़ाना है, और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को, एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ऐसा है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि एकता एवं अखंडता, फोकस हमारा यहां पर है, इन जगहों पर। बताइए कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में क्या डिफरेंस है, सोचिए जरा। एकता क्या है और अखंडता क्या, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? और ये भी याद रखिएगा कि अगर ये दोनों अलग अलग ना होते तो यहाँ लिखे ना होते। और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना, जब मूल संविधान प्रारंभ हुआ तो ये वर्ड हमारे उसमें लिखा था, और मूल संविधान में एक बार संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अखंडता को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी कि ये जितना इंपॉर्टेंट है, जितना मुख्य है, जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक ये भी है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एकता एक बार स्थापित हुई, एक बड़ी पावर ने, एक बड़ी शक्ति ने, केंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको एकता के सूत्र में बांधा। अब एक बार आपको एकता के सूत्र में बांध दिया, लेकिन अभी क्या है कि सभी राज्यों को, आप लोगों को पता होगा कि पढ़ा होगा आपने इतिहास में कि आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यों का विलय किया, और देशी राज्यों का विलय हुआ, वो 565 देशी रियासतों का विलय किया गया भारत में। कभी वो राजाओं की मर्जी से किया गया, कभी वो राजाओं की मर्जी से नहीं, बल्कि कूटनीतिक तरीके से किया गया। उसके पश्चात हम लोग देखें तो 1950 से लेके 1975 तक का जो भारत का इतिहास है, उसमें बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां विशेष रूप से हमारे उत्तर पूर्व की राज्यों में सक्रिय थी। और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जो शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां, विघटनकारी शक्तियां जो ये सक्रिय थी, ये नागालैंड की तरफ या मिजोरम की तरफ या अरुणाचल की तरफ, या उनका जो हमारे वहाँ के लोगों का हमारे साथ जो सांस्कृतिक बिलगाव है,
अब तो नहीं है, अब तो सांस्कृतिक मेल मिलाप की नीतियां चल रही हैं, सांस्कृतिक मेल मिलाप देखने को मिलता है। लेकिन 1970 65 से लेके 75 तक विशेषकर अगर हम लोग इसको देखें तो हमें दिखाई देगा कि वहाँ पर एक सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ उनकी भिन्नता है। वो केवल सांस्कृतिक भिन्नता नहीं है, उनके साथ हमारा क्या है, उनके साथ हमारा जो मूल स्थान की बात है, वो उनका, वहाँ के लोगों का जो मूल स्थान है वो भिन्न है, हम लोगों का मूल स्थान भिन्न है, अलग अलग प्रजातियां हैं यहाँ पर, उन प्रजातिगत विशेषताएं हैं अपनी अपनी सबकी, और इनमें कुछ भिन्नताएं हैं। उन लोगों को जब 1965 से 75 के बीच में, 80 तक के बीच में हम लोगों अगर उनको देखें तो वहाँ पर बहुत सारी विघटनकारी शक्तियाँ थीं जो चाहती ही नहीं थी कि भारत के साथ हमारा राज्यों का समामेलन बना रहे। और उन्हीं लोगों को, और इस प्रकार की जो शक्तियाँ अन्य जगहों पर भी भारत में थीं, भारत के अन्य स्थानों पर भी थीं, उनमें उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उनको एक प्रकार की चेतावनी देने के लिए सांकेतिक रूप से इस अखंडता शब्द को हम लोगों ने अपने संविधान में, प्रस्तावना में जगह दी। इसका मतलब यह है कि एकता तो एक बार हम लोगों ने बना ली है, स्थापित है, एक वननेस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, एकात्मक होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अखंडता को सुनिश्चित करना वाली बंधुता भी बढ़ानी है। यानी कि लोगों के साथ इस प्रकार का आचरण, इस तरह का लोगों का आचरण भी ऐसा होना चाहिए, लोगों के साथ भी ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता स्थापित होती हो, एक दूसरे के साथ ऐसा भाईचारा, ऐसा मेल मिलाप, सांस्कृतिक हो या किसी भी अन्य प्रकार से हो, सामाजिक रूप से हो, इस प्रकार का मेल मिलाप बढ़ाना है कि लोगों के साथ जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो परास्त हों, और लोगों को ये लगने लगे कि भारत एक है, और हम सभी को मिलकर भारत की एकता के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रस्तावना के इस पोर्शन के बाद, इस खंड के बाद प्रस्तावना में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये संविधान कब स्वीकार किया जा रहा है। तो अगर आप वहां पर डेट देखेंगे तो आपको डेट वहां पर दिखाई देगी, जो तारीख अगर आप वहां पर देखेंगे तो वो तारीख आपको दिखाई देगी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में हम यानी कि हम भारत के लोग इस संविधान को क्या कर रहे हैं, 3 काम बताए गए कि हम इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं और अधिनियमित कर रहे हैं। यानी हम इस संविधान को लागू भी कर रहे हैं, हम इस संविधान को स्वीकार भी कर रहे हैं, और हम इस संविधान को आत्मार्पित भी कर रहे हैं, यानी कि हम स्वयं को इस संविधान को सौंप रहे हैं। यानी कि आज के बाद हम अपने सभी कार्यों में इस संविधान में दिए गए आदर्शों, इस संविधान में बताए गए नियमों की ओर अपनी आस्था रखेंगे। ठीक है बंधु, तो देखिए कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान क्या हो गया, स्वीकार भी हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अधिनियमित भी हुआ और आत्मार्पित भी हुआ। लेकिन ये डेट आपको थोड़ा चौंकाने वाली होगी। 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान लागू हुआ, अधिनियमित हुआ, तो 26 जनवरी को हम लोग जो लड्डू खा जाते हैं वो क्या है, और हम कहते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 26 जनवरी के लड्डू अब तक क्यों खाते रहे हम लोग? या फिर आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि अगर 26 जनवरी को लड्डू मिला था तो 26 नवंबर को लड्डू क्यों नहीं मिला? तो इसका एक बड़ा सीधा सा, इन तारीखों के बीच में अलग अलग होने के पीछे एक बहुत साधारण सा कारण है, और वो कारण ये है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर
तैयार हो गया, लागू हो गया। लेकिन इसके कुछ प्रावधान उस दिन लागू नहीं हुए, विशेषकर इसके जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं वे प्रावधान इस पर लागू नहीं हुए। कुछ प्रावधानों को रोका गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। इस तारीख को क्यों लागू किया गया? क्योंकि ये वो तारीख थी, ये 26 जनवरी इंपॉर्टेंट थी। ये 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ और इस लाहौर अधिवेशन, ये वर्ष के अंत में, कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा वर्ष के अंत में हुआ करते थे। तो 28, 29, 30, 31 आज भी अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसका अधिवेशन वर्ष के एकदम आखिर के 3-4 दिनों में संपन्न होता है। तो पहले भी ये 1929 के दिसंबर में ये अधिवेशन प्रारंभ हुआ लाहौर में, और इस अधिवेशन में ये तय किया गया कि आज के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र लक्ष्य होगा पूर्ण स्वतंत्रता। क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र लक्ष्य होगा पूर्ण स्वतंत्रता। और जब ये पूर्ण स्वतंत्रता आएगी तभी हम मानेंगे कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। हमारे संपूर्ण स्वाधीनता संग्राम का एकमात्र लक्ष्य यही है, पूर्ण स्वतंत्रता। इससे पहले हम लोग क्या मांगते थे? इससे पहले हम लोग क्या मांगते थे? वो था हमारे लिए पूर्ण स्वतंत्रता को नहीं हम लोग मांगते थे, बल्कि हम लोग क्या मांगते थे? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस यानी कि डोमिनियन स्टेटस जब होता है तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि भारत में जो शासन है वो एक भारतीय सरकार हो सकता है कि भारतीय सरकार चलाए, भारतीयों के द्वारा बनाई गई सरकार चलाए, लेकिन इस सरकार के, इस डोमिनियन स्टेटस वाली सरकार के आधिपत्य, ये किसी के आधिपत्य में रहने वाली सरकार थी। और यहां पर रक्षा, संचार तथा विदेशी मामले, रक्षा, संचार एवं विदेशी मामले, ये 3 चीजें हमेशा उस सरकार के हाथ में होंगी जिनके आधिपत्य में हम होंगे, जो हम पे डोमिनेट करेगा। इसीलिए तो उसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो हम किसी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके आधिपत्य में रहने वाले थे। इसके पहले तक हम लोग डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते थे, उसकी मांग करते थे, लेकिन इस अधिवेशन में तय हुआ कि आज के बाद हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस ना होकर के क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता होगा। और इसी पूर्ण स्वतंत्रता को के लक्ष्य को और ज्यादा बड़े स्तर तक लोगों की जागरूकता तक फैलाने के लिए, इसके लिए एक झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। और रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा कि आपसे ये पूछता है कि लाहौर का अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ, तो रावी नदी के तट पर झंडारोहण हुआ। रावी नदी के तट पर झंडारोहण हुआ। जब ये झंडारोहण हुआ तो ये किस तारीख को हुआ? 26 जनवरी 1930। और इसी 26 जनवरी को लोगों के लिए, भारत के इतिहास के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रमुखता देने के लिए, ताकि लोग इस विशिष्ट दिन को, इस दिन तिरंगा फहराया गया। आज वाले तिरंगे से भिन्न था, इसमें चरखा था, आज चक्र दिखाई देता, ये चरखे वाला था। और ये जो 26 जनवरी 1930 की जो तारीख थी, इसी को हम लोगों ने संपूर्ण संविधान को लागू करके इस तारीख को हम लोगों ने अमरत्व प्रदान कर दिया। और इसीलिए आप 26 जनवरी को लड्डू खाते हो। ठीक है बात यहां तक? तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमको क्या देती है, तो हम देखें कि हमारे संविधान की प्रस्तावना 3 चीजें हमको देती है।
प्रमुख बातें अगर हम लोग देखें जहां से आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण होता है, तो संविधान की प्रस्तावना हमें इसकी विशेषता क्या है ये हमें 3 बातें देती है। पहली चीज ये बताती है कि संपूर्ण शक्ति का स्रोत क्या है। संपूर्ण शक्ति का स्रोत क्या है, तो इसका जवाब आपके पास क्या है कि शक्ति का स्रोत भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग हैं। ठीक है, कोई शंका? चलिए अब दूसरी बात देखें कि दूसरा क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। दूसरा सबसे प्रमुख चीज क्या लिखी हुई है, तो इसमें शासन शक्ति का स्वरूप, राज्य का स्वरूप है। और राज्य का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हमारे संविधान का के द्वारा बताया गया राज्य का स्वरूप है, शासन शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार का शासन शक्ति या इस प्रकार का राज्य हमको मिलने वाला है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताई गई, देखिए कि तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि इस संविधान के लक्ष्य क्या है, किन लक्ष्यों पर है। तो हमारा संविधान हमको क्या लक्ष्य देता है, इसने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि इसके नागरिकों को कुछ उपलब्ध कराना है। जो उपलब्ध कराना है वही हमारे संविधान के क्या है, लक्ष्य है। और वो उपलब्ध क्या कराना है? न्याय उपलब्ध कराना है, स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है, समानता उपलब्ध करानी है, बंधुता बढ़ानी है और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 चीजें हमारे संविधान में क्या है, इसके लक्ष्य हैं। और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी गई हैं, सॉरी, ये 5 प्रकार के राज्य के स्वरूप बताए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और इस संपूर्ण व्यवस्था का, इस संविधान का को अपनाने वाले वो लोग कौन हैं, वो शक्ति कौन है जो इस संविधान को लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप यहां लागू करती है, तो वो शक्ति है हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने जो बातें की हैं, अगर इसमें से आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई चीजें हैं, आप कृपया एक बार मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।